बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिज़िक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके आज आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग बताता हूँ मैं। इसमें हमारे पास जो है ना, पहले ये भी शॉर्ट है, पहले 2-3 पेजेस। पहला लॉन्ग हमारे पास आता है ओहम्स लॉ। ये हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इसमें आपने ये डेफिनेशन लिखनी, उसके बाद ये फार्मूला है, ये आपने बनाने हैं, डायग्राम्स बनानी है, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस का इन्होंने वोल्ट ओवर एम्पेयर यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, ये इसका इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, ये लिखना है। रेजिस्टेंस की यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस का इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे इस पैराग्राफ में, इन 2 पैराग्राफ में। ये देखें, ये हमारे पास आ जाता है ओहमिक, और उसके बाद हमारे पास नॉन ओहमिक, ये 2 डिवाइसेस का आपने जिक्र करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, ये आ जाते हैं। ये हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ जाता है। ये डायग्राम्स और ये सब कुछ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ये आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, और ये आपने बीच में बना देने डायग्राम बना देंगे। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे अब लिखेंगे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। ये इन्होंने यहाँ पे भी दी हुई है और यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं दी हुई, पीछे दी हुई, वो कर लेंगे आप। और उसके बाद रेजिस्टेंस का फार्मूला और यूनिट। इसमें हम इस सिनेरियो से चलेंगे, पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम उसका लिखेंगे यूनिट, और फिर हम देंगे उसका फार्मूला, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेजिस्टेंस, उसके बाद रेजिस्टिविटी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट कर दें, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये आ जाता है कंडक्टिविटी। इन 4 चीज़ों के हम इस सिनेरियो से लेके चलेंगे। अब पहले हमने रेजिस्टेंस कर ली, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टिविटी, इसकी भी डेफिनेशन देंगे, यूनिट लिखेंगे और फार्मूला आ जाएगा। यूनिट इसका यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ओहम मीटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्टेंस, और इसका भी हम ये फार्मूला लिखेंगे, और इसका ये हम लिखेंगे यूनिट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्टिविटी, इसका भी हम फार्मूला लिखेंगे और ये यूनिट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है डिपेंडेंस अपॉन द टेम्परेचर। ये हेडिंग आप देंगे इस पैरे के ऊपर, और ये पैरा के ये एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। इसमें आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, और उसके बाद इसका ये एक फार्मूला ये आ जाता है, एक फार्मूला ये आ जाता है, और इसका यूनिट होता है पर केल्विन। यहाँ पे इन्होंने शायद यहाँ पे पर केल्विन का इन्होंने दिया होगा, वो इसका यूनिट होता है। और उसके बाद हमारे पास ये आ गया नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किन का होता है। जिनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो घटती है टेम्परेचर बढ़ाने से, उनका होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जिनकी ज़्यादा होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी मेटल्स होगी, उन वो होती है हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी पॉजिटिव अल्फ़ा वाली। उसके बाद अल्फ़ा का जो होता है ना, पर केल्विन होता है इसका हमारे पास ऐसा ही यूनिट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये रियोस्टेट जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। इसमें ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, और इसके 2 यूजेस आते हैं, वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास आ जाता है एज अ वेरिएबल रजिस्टर, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाता है पोटेंशियल डिवाइडर। ये पोटेंशियल डिवाइडर की है हमारे पास डायग्राम, और ये हमारे पास है रजिस्टर की, और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास आ जाती हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर। इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं किरचॉफ्स के रूल। इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये सेकंड रूल है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, ठीक है। और फर्स्ट जो है हमारे पास ये किरचॉफ्स करंट रूल, फर्स्ट रूल सेकंड रूल। इसको हम कहते हैं नोडल एनालिसिस, और इसको हम कहते हैं मैश एनालिसिस, यानी नोडल और मैश। इनसे भी, यानी इन नामों से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी वो कह सकते हैं डिफाइन किरचॉफ्स नोडल रूल, डिफाइन किरचॉफ्स मैश रूल। मैश आ जाए तो ये लिखना, नोडल आ जाए तो ये लिखना। इसके बाद हमारे पास इसमें पहले अपना किरचॉफ्स रूल के यानी ये आ जाता है और ये आ जाता है, ये आप लिख लेंगे।
उसके बाद इसमें अगर हेडिंग्स बनाएं तो यहाँ पे आप पहले ना हेडिंग बनाएंगे कि यानी इंपॉर्टेंट ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ये आपको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। इसमें आप सबसे पहले आप ना इस सोर्स से आप करंट की डायरेक्शन को करेंगे एक्सप्लेन, फिर रजिस्टर से, रजिस्टर 1 से, फिर सोर्स नंबर 2 से, और फिर रजिस्टर नंबर 2 से। ये आप यहाँ तक लेके आएंगे तो ये तकरीबन ना इतना तक हो जाएगा, इतना तक हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है आगे, ये आप हेडिंग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल, और फिर यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। और ये जो है ना स्टेटमेंट इसकी, ये आप सबसे पहले देंगे। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना उसमें स्टेटमेंट आप सबसे पहले लिखेंगे, अगर कोई वो रूल है या लॉ है। उसके बाद आप ये लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये, और ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। उसके बाद ये वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को आप, इसकी कोई स्पेसिफिक हेडिंग नहीं बनती, ये आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं, यानी बगैर हेडिंग के भी लेके चल सकते हैं। इसमें आप पहले एक्सप्लेन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम क्या होता है, कि ये ना हमारे पास अगर 3 नाउन रेजिस्टेंसेज हों तो हम चौथी अननाउन को मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूला लिखेंगे आप पहले, उसके बाद आप करेंगे डेरिवेशन या मैथमेटिक्स, और ये वाले सब लिख के एंड पे फार्मूला डिराइव करेंगे। और ये बताएंगे कि ये ना ये होता है आइडियल कंडीशन में काम करता है जब गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास ना कर रहा हो, इस कंडीशन में काम करता है। ये आप ऊपर लिखेंगे ये डिराइव करने से पहले। और उसके बाद ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे पहले आप ये थोड़ा सा लिख देंगे कि हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ क्यों नहीं करते, और पोटेंशियोमीटर के हमारे पास वोल्ट मीटर या फिर CRO पे क्या फ़ायदे हैं, यानी उनसे क्यों अच्छी है। उसके बाद आप ये डायग्राम्स बनाएंगे, यहाँ तक बल्कि आ जाएगा, ये ऑसिलोस्कोप आ गया। उसके बाद यहाँ पे इनके फ़ायदे और नुकसानात लिखे हुए हैं, ये वोल्ट मीटर का आ गया एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमारे पास जी यहाँ पे अब लिखी हुई है कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन उसकी यहाँ तक आ जाती है। Potentiometer consists of a resistance R in the form of a wire which on which a terminal C can slide, और इसका एरिया यूनिफॉर्म होता है, ये भी आप बताएंगे यूनिफॉर्म एरिया। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद इसके ना मुख्तलिफ तरह से यूजेस पूछे गए, जिस तरह के ये हमें मुख्तलिफ यूजेस में काम करता है, मिसाल के तौर पर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर कर देता है। उसके बाद ये हमारे पास करता है कि अननोन EMF को मेजर करने के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास अगर कोई सेल है उसकी EMF कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ EMF से, इसके ये 4 यूजेस आ जाते हैं हमारे पास। या पैडिंग बना के इस लॉन्ग को अटेम्प्ट करेंगे।